आज की क्लास में हम भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियों पे बातचीत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और भाषा विज्ञान के अध्ययन की तमाम सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं। उनमें जो 3 प्रमुख पद्धतियां हैं, ठीक है, आज की क्लास में हम उन तीनों प्रमुख पद्धतियों पे चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और उसके ऊपर एक अपनी स्पष्ट समझ बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। और ये 3 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है वर्णनात्मक पद्धति, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पद्धति कहते हैं। दूसरी पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति, जिसको कि हम हिस्टोरिकल कहते हैं। और तीसरी पद्धति है तुलनात्मक पद्धति, जिसको कि हम कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ये 3 मुख्य पद्धतियां हैं, ठीक है, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है और सर्वाधिक प्रचलित पद्धतियां यही तीनों हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम किसी भाषा की संरचना, व्यवस्था और उससे जुड़ी हुई तमाम सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का अध्ययन करते हैं, वर्णन करते हैं, विवेचन करते हैं। लेकिन यह भी एक दिलचस्प बात है कि उस भाषा विज्ञान के अंतर्गत, वह भाषा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम किसी भाषा की सूक्ष्मता का वर्णन, विवेचन और विश्लेषण करते हैं, भाषा से जुड़े हुए तमाम सारे सवालों का समाधान जिस भाषा विज्ञान में हम अर्जित करते हैं या समझ पाते हैं, उसके अध्ययन की क्या क्या प्रमुख पद्धतियां हैं, ठीक है। तो 3 प्रमुख पद्धतियों का जिक्र मैंने किया, वर्णनात्मक, ठीक है, दूसरा ऐतिहासिक और तीसरा तुलनात्मक। आप सब ने गाहे बगाहे क्लासरूम में भी इस पे जिक्र हुआ है कि एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए सस्युर, ठीक है। सस्युर ने हालांकि भाषा विज्ञान के अध्ययन की 2 पद्धतियों का जिक्र किया। उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से 2 ही पद्धतियां मानी। पहली पद्धति उन्होंने मानी वर्णनात्मक, ठीक है, और दूसरी मानी उन्होंने ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, ठीक है। और वर्णनात्मक को उन्होंने स्थिरात्मक भी कहा कि ये स्थिर होता है, जबकि हिस्टोरिकल को उन्होंने गत्यात्मक कहा, कालक्रमिक कहा। और बड़े मज़ेदार ढंग से वो बताते हैं उदाहरण के साथ कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान अध्ययन की जो पद्धति है उसमें कैसे भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और जो ऐतिहासिक है उसमें कैसे इसका अध्ययन किया जाता है। उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया चेस खेलने का, कि 2 लोग चेस खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम वर्णनात्मक का वर्णन करेंगे तो वर्णन शब्द में देखेंगे तो एक व्याख्या है और यह व्याख्या वर्तमान से संबंधित है। उनका कहना है कि भाषा विज्ञान की इस अध्ययन पद्धति में, जो कि वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति है, उसमें हम वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हैं। प्रेजेंट सिनारियो जो है वो वर्तमान जो स्थिति है उसी का विवेचन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया उन्होंने इसके लिए। उन्होंने कहा कि फर्ज करिए कि 2 लोग चेस मैच खेल रहे हैं, तो वर्तमान समय में दोनों खिलाड़ियों में से किसकी स्थिति मजबूत है, किसके कितने खिलाड़ी मारे जा चुके हैं, कितने प्यादे मारे जा चुके हैं, किसकी चाल की स्थिति कहाँ है, कौन चाल चलने वाला है, वर्तमान स्थिति में इसका मूल्यांकन जो होगा वह है वर्णनात्मक पद्धति। और ऐतिहासिक में क्या होगा, हिस्टोरिकल में क्या होगा, जब से खेल आरंभ हुआ है तब से लेकर और खेल के अंत होने तक, समाप्ति होने तक दोनों खिलाड़ियों ने कैसे कैसे चालें चली, क्या स्थिति रही, कौन कब मजबूत स्थिति में रहा, कब कौन कमजोर स्थिति में रहा, किसने कब बाजी पलट दी, किसके क्या क्या मूवमेंट्स रहे, तो वो सारे मूवमेंट्स, वो सारी चालें, वो सारी व्यवस्थाएं हिस्टोरिकल में आ जाती हैं, ऐतिहासिक में आ जाती हैं। अब इसी बात को भाषा से आप जोड़ दीजिए। वर्णनात्मक पद्धति जो है वो कहती है कि किसी काल विशेष में, किसी समय विशेष में भाषा की स्थिति का अध्ययन करना, और उसमें एक तटस्थता शामिल होती है, ठीक है। तटस्थता से मतलब है कि जस की तस जो परिस्थिति है सिर्फ उसका वर्णन कर देना, ये है वर्णनात्मक भाषा अध्ययन की पद्धति। और ऐतिहासिक में क्या हुआ है, आदि से लेके अंत तक कई सारी स्थितियों से भाषा जो गुजरते हुए आई है उसका जिक्र करना, यह हिस्टोरिकल होता है। और आगे चलकर हम फिर तुलनात्मक के बारे में बात करेंगे। तो मैंने ये सस्युर का उदाहरण इसलिए दिया कि थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाए, थोड़ी खिड़की खुल सके इस अध्ययन पद्धति की, जिस पे हम अब थोड़े और विस्तार के साथ बात करेंगे,
थोड़ी और चर्चा हम जिस पे करने वाले हैं। तो हमें इतना समझना है कि वर्णनात्मक जो है, डिस्क्रिप्टिव जो अध्ययन की पद्धति है, वो सिर्फ वर्तमान स्थिति का पता देती है, अभी की क्या स्थिति है। जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अभी की वर्तमान स्थिति ये है कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपने इस रंग के कपड़े पहने हैं, यहाँ आपकी स्थिति है, इस डेस्क पे आप बैठे हैं, इस क्लासरूम में आप बैठे हैं, ये वर्णनात्मक व्यवस्था है। लेकिन ऐतिहासिक व्यवस्था में आप जाएंगे तो आप कहाँ से आए हैं, कैसे चल के आए हैं, किन रास्तों से चल के आए हैं और यहाँ पहुँचने के लिए किन किन सीढ़ियों से आप गुजरे हैं, ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो हिस्टोरिकल में आ जाएगी। अब बात समझ में आई आपको कि वर्णनात्मक सिर्फ वर्तमान व्यवस्था का जिक्र करता है अध्ययन पद्धति। वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति में हम सिर्फ वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं, वो भी जस का तस, हूबहू जो स्थिति है वो बता देना। जबकि ऐतिहासिक में हम पूरे विस्तार से जिन जिन सीढ़ियों को, जिन जिन रेखाओं को, जिन जिन रास्तों को पार करते हुए भाषा पहुंची है, उसका पूरा ब्यौरा हम वहाँ देखते हैं। आगे बात समझ में, ये सस्युर ने कहा है और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने इसको व्याख्यायित किया है। आगे हम एक और खूबसूरत उदाहरण नदी का देंगे और फिर हम आप उस बात को और हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लौटते हैं फिर से मूल विषय पे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धति के बारे में। हालांकि मैंने अभी इस विषय को खोला है, तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है, जिसको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, इसमें एक निश्चित काल या समय विशेष में भाषा के अध्ययन पर प्रकाश डाला जाता है और भाषा का वर्णन किया जाता है एक निश्चित काल और समय विशेष या निश्चित अवधि में, और इस पद्धति को हम वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अब यहाँ एक मजेदार बात है कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की जो अध्ययन पद्धति है, ठीक है, वह भाषा के स्वरूप का केवल वर्णन करता है, ठीक है, वह भाषा के स्वरूप का सिर्फ वर्णन करता है। वह यह नहीं दिखाता कि भाषा शुद्ध है या भाषा अशुद्ध है, भाषा मानक है या भाषा अमानक है। इन सब बातों से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने क्या पहना है, मैला है, कुचैला है, फटा है, पुराना है, नया है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा नहीं पहनना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वर्णनात्मक अध्ययन की जो पद्धति वो बहुत तटस्थ रहती है, बहुत बैलेंस रहती है और बैलेंस होकर उसका वर्णन करती है। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं इस बात को समझाता हूँ, ठीक है। यदि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान यदि आज की हिंदी का वर्णन करेगा तो वो बताएगा कि दिल्ली, हरियाणा या जो आसपास के, उसके और आसपास के जो इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे मुझे जाना है वाक्य के स्थान पर मैंने जाना है का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग भी करते हैं, मैंने जाना है, मैंने करना है, मैंने खाना है, हालांकि वाक्य सही नहीं है। तो वो बताएगा कि मुझे जाना है वाक्य के स्थान पर, फलाने स्थान में या इस इलाके में मैंने जाना है का प्रयोग होता है, या मेरे को, तेरे को, कहीं कहीं मेरे को, तेरे को जैसे शब्दों का भी प्रयोग होता है, जो भाषा का मानक रूप नहीं है, शुद्ध रूप नहीं है। तो वर्णनात्मक व्यवस्था एक काल विशेष में ये बताएगा कि यहाँ इस तरह से भाषा व्यवस्था प्रयोग में आ रही है। वह यह नहीं बताएगा कि यह प्रयोग शुद्ध है या अशुद्ध है, मानक है या अमानक है। तो जस की तस जो स्थिति सामने दिखाई देती है, उस स्थिति का वर्णन करना वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धति में देखने को मिलता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है या यह स्पष्ट होता है कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन की जो पद्धति है, उसका संबंध वर्तमान से होता है, ठीक है, काल विशेष से उसका संबंध होता है, ठीक है। हम ध्वनि का वर्णन करें या वाक्य का वर्णन करें या भाषा के किसी अन्य रूप का वर्णन करें, तो वह काल विशेष में ही उसकी सीमा स्पष्ट की जाएगी। भाषा विज्ञान के इस अध्ययन पद्धति को हम वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं, ठीक है। यहाँ यह देखना दिलचस्प है या समझना मजेदार बात है कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धति का जो उद्देश्य होता है या जो लक्ष्य होता है, वह भाषा के विकास की व्याख्या करना नहीं होता है।
या किसी अन्य भाषा से उसकी तुलना करना भी उसका उद्देश्य नहीं होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य होता है कि वह भाषा की जो वर्तमान स्थिति है उस वर्तमान स्थिति का वर्णन कर दे। यही उद्देश्य होता है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान अध्ययन पद्धति का। इसलिए अब आपको याद आ रहा होगा सस्युर, इसलिए सस्युर ने, ठीक है, भाषा विज्ञान की इस पद्धति को स्थित्यात्मक कहा कि स्थिर होती है, ये गत्यात्मक नहीं होती है। जबकि जो ऐतिहासिक पद्धति है उसे क्या कहा, गत्यात्मक कहा, हिस्टोरिकल है, क्योंकि भाषा भी परिवर्तनशील है। तो ऐतिहासिक पद्धति में कैसे कैसे भाषा में परिवर्तन आता चला गया है, ठीक है, कैसे कैसे उसका रूप बदलता चला गया है, उन सब स्टेप्स जो होते हैं, वो जो सीढ़ियाँ होती हैं, उन सब का अध्ययन वहाँ देखने को मिलता है। तो भाषा विज्ञान के अध्ययन की वह पद्धति जिसमें किसी भाषा विशेष के वर्तमान परिदृश्य या वर्तमान स्थिति का वर्णन तटस्थता के साथ देखने को मिलता है, उस अध्ययन पद्धति को हम वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। आगे बात समझ में। अब वापस लौटिए सस्युर के उस उदाहरण पर कि दो चेस के प्लेयर हैं, शतरंज की चाल चली जा रही है, ठीक है। तो जो स्थिति है अभी, किसका घोड़ा कहाँ है, किसका हाथी कहाँ है, किसका राजा कहाँ है, इसका वर्णन कर देना, सिर्फ इसको बता देना, ये क्या है, वर्णनात्मक भाषा अध्ययन की पद्धति कही जाती है। आगे बात समझ में स्पष्ट है, कोई शंका तो नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, ऐतिहासिक अध्ययन, जिसे हम कालक्रमिक अध्ययन भी कहते हैं। सस्युर ने कहा कि ये कालक्रमिक अध्ययन भी इसे हम कह सकते हैं। अब जो ऐतिहासिक अध्ययन होता है, इस अध्ययन के अंतर्गत, ठीक है, हम किसी खास भाषा या भाषा विशेष के विकास क्षेत्र की खोज की जाती है, उसका विकास कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा है, तो हिंदी तो खड़ी बोली हिंदी की आप पढ़ते हैं ना, खड़ी बोली हिंदी का विकास, तो कैसे ये वैदिक संस्कृत से होते हुए फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और फिर धीरे धीरे ये विकसित होते हुए आज की खड़ी बोली हिंदी जो बोली जा रही है वो एक तरह से एक हिंग्लिश भी है, जिसमें अब अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है ना। तो आज से 50 साल पहले जो हिंदी बोली जाती थी, अब वह हिंदी नहीं बोली जा रही, उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो हिस्टोरिकल में, ऐतिहासिक को इसलिए कालक्रमिक कहा जाता है कि आरंभ से लेकर एक भाषा की व्यवस्था जहाँ से आई है, उस आरंभ से लेकर और अब तक वर्तमान स्थिति का पूरा वर्णन और विश्लेषण उसमें होता है। इसलिए ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है, उसमें वर्णनात्मक व्यवस्था खुद ब खुद चली आती है, स्वतः उसमें शामिल हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए संस्कृत से हम प्राकृत की बात करें, तो प्राकृत की स्थिति का वर्णन मिलेगा ना वहाँ पे, तो एक काल विशेष में प्राकृत की जो स्थिति थी उसका वर्णन आपको मिलेगा, तो स्वतः वर्णनात्मक व्यवस्था इस व्यवस्था में शामिल हो जाती है, यानी कि घुल मिल जाती है। गत्यात्मक है, चूंकि यह गत्यात्मक है, तो इस गत्यात्मकता में वो सारी स्थितियां समाहित हो जाती हैं जहां से आदि से लेकर अंत तक इसकी पूरी स्थिति का हम वर्णन करते हैं, ठीक है। और यह भाषा अध्ययन की इतनी महत्वपूर्ण विधि है, इसलिए इसे ऊर्ध्वाधर या गत्यात्मक भाषा अध्ययन की पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक और उदाहरण आपको मैं यहाँ देना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए भूवेत्ता हैं, ठीक है ना, या वैज्ञानिक हैं, तो वो अगर किसी नदी की वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं तो ये बताएंगे कि इस नदी के प्रवाहित होने का मार्ग क्या है, नदी की वर्तमान स्थिति क्या है इत्यादि का वो अध्ययन करेंगे और वो बता देंगे। तो ये पद्धति वर्णनात्मक पद्धति होगी, ठीक है। लेकिन बीते युग से लेकर अब तक नदी कहाँ से निकली, किन रास्तों को उसने पार किया, कौन कौन से मोड़ आए, कहाँ वह पतली रही, कहाँ वह उसकी धारा तीव्र हो गई, ठीक है, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्रों से होकर के वह आई, इन तमाम सारी स्थितियों का जो वर्णन होगा, आदि से लेके अंत तक वर्तमान स्थिति तक का जो वर्णन होगा, वह आएगा ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में। और यही बात फिर अब भाषा पे आप अप्लाई कर दीजिए।
कि जैसे कि मान लीजिए अगर वर्तमान हिंदी की आपको बात करनी है तो कैसे संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए ये पुरानी हिंदी से होते हुए पूरा रूप परिवर्तित करते हुए आज वर्तमान में हिंदी की क्या स्थिति है, इन सब सीढ़ियों का क्रमशः वर्णन जो आपको देखने को मिलेगा वह हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में देखने को मिलता है। इसलिए इसको गत्यात्मक कहते हैं, क्योंकि इसमें गति है, पूरे क्रम का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। इस अध्ययन पद्धति में प्रत्येक भाषा संरचना के वर्तमान घटक का तो पता चलता ही है, ठीक है, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि वह भाषा किन सीढ़ियों को पार करके, किन संरचनाओं को पार करके वर्तमान स्थिति में कहाँ खड़ी है, इसका वर्णन देखने को मिलता है और इसका वर्णन ऐतिहासिक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अतः ऐतिहासिक अध्ययन जो होता है उसमें एक कालिक अथवा वर्णनात्मक अध्ययन स्वतः शामिल हो जाता है, जिसकी बात मैंने आपकी की कि जैसे कि मान लीजिए वर्णनात्मक में क्या होता है, एक समय विशेष, तो जैसे कि अभी आप लोग हैं, आप लोग युवावस्था में हैं, तो फिर बचपन, शैशव अवस्था, फिर बचपन, फिर किशोरावस्था, एक एक अवस्था को पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना। तो वर्णनात्मक में सिर्फ अभी युवावस्था का जिक्र मिलेगा आपको, लेकिन जब ऐतिहासिक में आएंगे तो कैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था, किशोरावस्था से यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो एक एक स्थिति का जब वर्णन होगा तो अपने आप में क्या हो जाएगा, वर्णनात्मक हो जाएगा, क्योंकि एक काल विशेष का वर्णन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो गत्यात्मक है, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल है, उसमें स्थिरता खुद ब खुद शामिल हो जाती है। आई बात समझ में। तो ये गत्यात्मक दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा भाषा वैज्ञानिकों ने माना, और सस्यूर ने तो दो ही माने थे, वर्णनात्मक और ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक जो गत्यात्मक जो भाषा अध्ययन की जो पद्धति है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक किसी भाषा के विकास की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में स्पष्ट है। अंतर समझ गए दोनों में क्या अंतर है, उदाहरण से भी अंतर आप समझ गए। अब तीसरा आता है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, जिसको कि हम कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग मूलतः 18वीं 19वीं सदी में तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन पद्धति का आरंभ हुआ। ठीक है, और यह बहुत मज़ेदार पद्धति है। इस पद्धति में जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं वो दो या दो से अधिक भाषाओं को लेते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, उनकी संरचना की तुलना करते हैं, व्यवस्था की तुलना करते हैं, ध्वनि की तुलना करते हैं, शब्द इत्यादि की तुलना करते हैं, और दोनों में समानताओं और असमानताओं को खोज पाते हैं तुलना के आधार पर, और इसी के आधार पर एक भाषा परिवार बनता है। आपने सुना होगा नाम भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, जिसमें लगभग सैकड़ों भाषाएं और कितनी ही बोलियां उसमें शामिल हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, ये तुलना के आधार पर पता चलेगा कि किस भाषा में कौन कौन सी भाषाओं में समानता देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे यहाँ ग्रामीण इलाके के भोजपुरी के बहुत से ऐसे शब्द हैं या संस्कृत के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका संबंध अंग्रेजी के शब्दों से देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे भोजपुरी में एक शब्द है, अगर आप किसी से पूछोगे कि मुझे वहाँ जाना है, कितनी दूर है, तो बोलेगी नियरे बा। नियरे बा मतलब नज़दीक बा, और यही नियर अंग्रेजी में हूबहू एक शब्द आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत में ये शब्द है निकट, निकटम अस्ति, निकट है। तो देखो निकट, नियर कैसे मिलते जुलते हैं, ऐसे बहुत से सारे शब्द आपको मिलेंगे। काउंटिंग में भी आप देख लो। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 बहुत हद तक ये मिलते जुलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक भाषाओं की तुलना के आधार पर उनकी समानता और असमानताओं का जो मूल्यांकन किया जाता है, उसके लिए तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति का सहारा लिया जाता है। ठीक है, और भाषाओं का वर्गीकरण, भाषाओं के परिवार का जो वर्गीकरण किया जाता है वो इसी आधार पर किया जाता है कि एक जैसे लक्षण या समानताओं वाली भाषाओं को एक वर्ग में रख दिया जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और दूसरे वर्ग परिवार में अलग अलग तरह की भाषाओं को रख दिया जाता है जिनकी आपस में समानता मिलती है। जैसे कि उर्दू को, अंग्रेजी को, हिंदी को, फ्रेंच को, संस्कृत को एक तरह के भाषा परिवार में रख दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत हद तक बहुत सारी समानताएं संरचना के स्तर पर, शब्द के स्तर पे, ध्वनि के स्तर पे देखने को मिलती हैं।
और ये कैसे शुरू हुआ, इसके भीतर भी एक दिलचस्प कहानी है। ठीक है, जब पाश्चात्य देश के भाषा वैज्ञानिकों का संपर्क भारत से हुआ, ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्हें ये ज्ञात मतलब पता चला या महसूस हुआ कि पाश्चात्य भाषाएं तथा भारतीय भाषाओं में बहुत गहरा संबंध है। अब संस्कृत इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि आप देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिन्होंने संस्कृत से प्रेरणा ग्रहण की होगी, स्रोत ग्रहण किया होगा और उससे वो निकली होंगी। ठीक है, तो उन्होंने देखा और उनकी तुलना की, तब उन्हें पता चला कि भाषाओं की संरचना, ध्वनि इत्यादि, शब्द इत्यादि स्तर पे बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ से भाषा के तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति का विकास संभव हो सका। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि इसी तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के फलस्वरूप कुछ भारतीय भाषाएं, कुछ विदेशी भाषाओं को एक साथ एक परिवार में रखा गया और एक बहुत बड़ा परिवार बना, भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, जिसमें कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी इस तरह की भाषाएं देखने को मिलती हैं। संख्यावाची जो शब्द हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो हम काउंटिंग करते हैं, वो अंग्रेजी में भी थोड़े मिलते जुलते हैं, थोड़े फ्रेंच और जर्मन में भी मिलते जुलते हैं। तो एक तरह से एक तुलना करके भाषा की संरचना के स्तर पे समानताओं को खोजने की कोशिश इस पद्धति में देखी जाती है। और इस पद्धति की विशेषता यह है कि इसमें वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक दोनों शामिल हो जाते हैं। तुलना की जाएगी, उनके क्रम का अध्ययन किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा, विकास की स्थिति का वर्णन किया जाएगा। मान लीजिए 2 भाषाएं, तो 2 भाषाओं की तुलना हो रही है। ठीक है, तो अब ऐतिहासिक विवेचन भी होगा, कहाँ से उन भाषाओं की स्थिति अब तक पहुँची है। तो ऐतिहासिक में वर्णनात्मक खुद आ जाएगा, तो तुलनात्मक भाषा व्यवस्था में ऐतिहासिक और वर्णनात्मक भाषा व्यवस्था स्वतः शामिल हो जाते हैं। इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। और तुलनात्मक भाषा विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को भी 4 रूपों में बांटा जा सकता है। बहुत संक्षेप में इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। ठीक है, पहला है प्रकारात्मक। प्रकारात्मक ये तुलनात्मक का एक प्रकार हुआ। प्रकारात्मक में 2 या 2 से अधिक भिन्न भाषाओं या एक भाषा परिवार की भाषाओं की संरचना की तुलना की जाती है। ठीक है, और संरचना की तुलना की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और दोनों भाषाओं की संरचनात्मक समानताओं और विषमताओं का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, एक भाषा परिवार की भी भाषाएं हो सकती हैं और अलग अलग भाषा परिवार की भी भाषाएं इसमें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है प्रयोगात्मक। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लिंग्विस्टिक्स है। इसमें क्या किया जाता है, तकनीक का सहारा लिया जाता है। ठीक है, यह नवीनतम भाषा विज्ञान के अध्ययन पद्धति की एक शाखा है जिसमें तकनीक का सहारा लिया जाता है और तकनीक के सहारे से बहुत सारी चीज़ों को खोजा जाता है। जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष में भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, वो जब भाषा बोलते हैं तो कुछ मशीनों से उनकी ध्वनियों को, उनकी स्वर तंत्रियों को, वागेंद्रियों से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं उनका वर्णन, विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरे इलाके में चले जाते हैं लोग जहाँ अलग तरह की भाषा बोली जाती है। फिर उनके मुख से निकलने वाली ध्वनियों इत्यादि का किसी मशीन और टेक्नोलॉजी से वो विश्लेषण करते हैं और तब ये पता लगा पाते हैं कि कौन सी बोली या कौन सी भाषा ज़्यादा सहज है। ठीक है ना, और किसमें अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता अधिक है। तो ये तुलना की जा सकती है कि फलाने भाषा में या अमुक भाषा में अभिव्यक्ति के संप्रेषण की सहजता अधिक है या सरलता अधिक है या मिठास अधिक है। तो ये इस टेक्निक का सहारा लगा के इसका पता लगाया जाता है। ठीक है, इसका तीसरा रूप है, वह है संरचनात्मक अध्ययन। ठीक है, संरचनात्मक अध्ययन के जनक ब्लूमफील्ड माने जाते हैं। ब्लूमफील्ड को संरचनात्मक अध्ययन का जनक माना जाता है। ठीक है, और इस अध्ययन के अंतर्गत ध्वनिग्राम और रूपग्राम सक्रिय होते हैं। ठीक है, और भाषा की संरचना के अंतर्गत पहले भाषा में ध्वनिग्राम और फिर उपवाक्य और वाक्य इत्यादि आते हैं। इन सब संरचनाओं का विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ध्वनि का, रूपों का और वाक्यों का विश्लेषण किया जाता है तुलनात्मक रूप से। दो भाषाओं का, एक भाषा परिवार से भी हो सकती हैं और वो अलग भाषा परिवार से भी हो सकती हैं। और चौथा जो है वह है बोली वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा, या इसे भौगोलिक अध्ययन भी कहते हैं।
ठीक है। इस अध्ययन की दिशा के अंतर्गत भाषा के विभिन्न रूपों तथा उनके क्षेत्र और उनकी सीमाओं के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसे हम भौगोलिक अध्ययन भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी क्षेत्र विशेष में, एक स्थानिक विशेष में जो बोली है उसका अध्ययन किया जाता है, उसकी जो भाषा है उसका अध्ययन किया जाता है, और उनकी सीमाओं का निर्धारण भी होता है कि ये जो बोली है या ये जो भाषा है इसकी सीमा यहाँ तक है या इसकी सीमा यहाँ तक निश्चित की जा सकती है। तो कुल मिलाकर आप कहें कि भाषा के अध्ययन की प्रमुखतः 3 ही पद्धतियाँ हैं, ठीक है, जिसमें कि पहला है वर्णनात्मक, जिसको एककालिक कहा जाता है, क्योंकि एक खास समय विशेष में एक भाषा की स्थिति का वर्णन वहाँ देखने को मिलेगा, वाक्य का, शब्द का, ध्वनि का, ठीक है। दूसरा आता है ऐतिहासिक, इसको कि गत्यात्मक कहते हैं, ठीक है, और यह कालक्रमिक होता है, ठीक है। कालक्रमिक इसलिए होता है कि प्रत्येक चरण का, प्रत्येक सीढ़ी का एक भाषा की व्यवस्था या संरचना कैसे बदलती आई है, क्योंकि भाषा तो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता भाषा का एक प्रमुख लक्षण है, इसके बारे में हमने आपसे बात की है। तो उस परिवर्तनशीलता को रेखांकित करते हुए, उसका वर्णन करते हुए, विश्लेषण करते हुए ये आगे बढ़ती है, इसलिए इसको गत्यात्मक कहा गया है। और तीसरा है तुलनात्मक। तुलनात्मक अध्ययन में 2 अलग अलग भाषाओं या भाषा परिवार की भाषाओं या समान भाषा परिवार की भाषाओं की तुलना के आधार पर उनकी समानता, असमानता और उनकी विशेषताओं को रेखांकित किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर भाषा विज्ञान के अध्ययन की 3 प्रमुख पद्धतियां हैं, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जिसे कि गत्यात्मक भी कहते हैं, और तीसरा तुलनात्मक जिसको कि हम कंपैरेटिव कहते हैं। आगे बात समझ में? तो ये आपके आज की क्लास का विषय था हमारा, जिसे हमने संक्षेप में और आसान ढंग से समझने की कोशिश की है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? स्पष्ट हो गया? कोई समस्या नहीं है? ठीक है।